हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। तो आज हम करेंगे वो है अलीपुर बम कांड। मतलब 1908 का जो अलीपुर बम कांड था, मतलब मुजफ्फरनगर बिहार में एक जगह है, वहां पे बम फेंका जाता है 30 अप्रैल को। कब? 30 अप्रैल 1908 को। कौन फेंकते हैं? हमारे खुदीराम बोस साहब और प्रफुल्ल चाकी, मतलब शहीद प्रफुल्ल चाकी के द्वारा बम फेंका जाता है। किसको? किसका वध करने के लिए? ब्रिटिशर जज मुजफ्फरनगर सेशन कोर्ट के जज होते हैं किंग्सफोर्ड को। किंग्सफोर्ड ने स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त को युगांतर न्यूज़पेपर में देश के बारे में लिखने पे 1 साल की सजा दी थी। उस चीज का बदला लेने के लिए बम फेंका जाता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि अलीपुर कांड क्यों हुआ, अनुशीलन समिति क्या है, अनुशीलन समिति से पहले कौन सी समिति थी। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछती है। तो सबसे पहले देखो, अनुशीलन समिति आने से पहले देश में एक समिति थी, वो थी हिंदू मेला। क्या नाम है? हिंदू मेला। आपसे एग्जाम पूछे कि हिंदू मेला की स्थापना किसने की थी, तो 1867 में 3 दोस्त हैं, गणेंद्र नाथ, देवजेंद्र नाथ, नवगोपाल मित्तर। इन तीनों ने मिलकर हिंदू मेला की स्थापना की थी। कब की थी? 1867 में, 1867 में इसकी स्थापना की जाती है। अब ये तीनों ने स्थापना क्यों की? इसलिए की थी कि भारतीयों पर क्या था, विदेशी संस्कृति के अंधाधुंधकरण को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई। किसके लिए? विदेशी संस्कृति के अंधाधुंधकरण, मतलब उसको फॉलो करने के लिए, उसको फॉलो ना किया जाए जो लोग फॉलो कर रहे थे, उनको रोकने के लिए। इस हिंदू मेला में क्या हो रहा था? इस हिंदू मेला में लोगों को एक संगठन बनाया गया, लोगों को एक जगह बुलाया गया। उसमें शारीरिक शक्ति, खेल कूद को बढ़ावा देना, भारतीयों को अपनी संस्कृति, इतिहास और प्रतिभा पे गर्व कराना, भारतीयों में राष्ट्र गौरव जगाना, ये चीजें इसके द्वारा की गया। क्योंकि इन तीनों ने सोचा कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां पे हमारे लोग, हमारे भारतीय लोगों को ऐसा लगे कि हमारी संस्कृति भी कुछ है। तो हिंदू मेला एग्जाम पूछेगा। हिंदू मेला कब बना? 1867 में बोला। 3 कौन थे बनाने वाले? गणेंद्र नाथ, देवजेंद्र नाथ ठाकुर, नवगोपाल मिश्र। कौन? नवगोपाल मिश्र। एग्जाम में पूछे आपसे तो इन तीनों के नाम बताने हैं। इसके बाद में 1902 में और संगठन बनता है कलकत्ता में, सर्कुलर रोड कलकत्ता में, बालीगंज एक जगह है कलकत्ता में, वहां पे सरला बाई का अखाड़ा, मतलब सरला देवी का अखाड़ा। सरला देवी के अखाड़ा में नौजवानों को बुलाया जा रहा है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मतलब लाठी चलाना, ड्रिल वगैरह, व्यायाम वगैरह, क्या क्या दिया जाता है। देखो, सरला देवी ने युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण के लिए अखाड़ा खोला। अब इस अखाड़ा में ट्रेनर कौन थे जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं? ठीक है, वो थे प्रोफेसर मुतर्जा। आपसे कोई पूछे, एग्जाम पूछ सकते हैं, सरला देवी के अखाड़ा, अनुशीलन समिति बनने से पहले यह अखाड़ा है 1902 में। थोड़े दिनों बाद में अनुशीलन समिति भी बन जाएगी। ठीक है, अनुशीलन समिति में ये थे पे। अब जो अनुशीलन समिति की एक शाखा खुलती है ढाका में, पुलिन बिहारी दास, ये यहीं से ही प्रशिक्षित हुए थे। कहां से? सरलाबाई के अखाड़ा से 1902 में। अब सरलाबाई ने भी अखाड़ा बनाया, लोगों को प्रशिक्षित किया, और देशभक्ति के लिए भाई नौजवानों को थोड़ा आगे करना चाहिए। अब सरलाबाई ने कहा कि भाई कैसे देशभक्तों के लिए युवाओं को और जोड़ा जाए, तो उन्होंने एक उत्सव बनाया था, वो था विरासमती उत्सव। कौन सा? विरासमती उत्सव। शुरुआत किसने की थी? सरला देवी घोषल के द्वारा होती है। अब देखो, आपसे कोई पूछे, सरला देवी घोषल का अखाड़ा, उनका त्योहार है विरासमती, जिसमें क्या हो रहा है, नौजवानों को शारीरिक व्यायाम वगैरह कराया जा रहा है, देशभक्ति थोड़े बहुत उनमें आदर्श वगैरह करते हुए उनको सिखाया जा रहा है, लाठी चलाना वगैरह सिखाया जा रहा है। ठीक है, युवाओं में शारीरिक और नैतिक शक्ति का जगाना। अब यही आगे जाके क्रांतिकारियों का क्या बनते हैं? तैयारियों का एक हिस्सा बनता है। यहां से ही क्रांतिकारी तैयार हो रहे हैं 1902 में। अब 1902 में ही कलकत्ता में एक और संगठन बनता है, मतलब समिति बनती है, आत्म उन्नति समिति। अनुशीलन समिति से पहले एग्जाम पूछे, रट लेना। आत्म उन्नति समिति बनती है, उसके संस्थापक कौन है? निवारण भट्टाचार्य, इंद्रनाथ नंदी, विपिन बिहारी गांगुली और प्रभाष चंद्र डे। ये नाम याद रखना है। अब हम आते हैं अनुशीलन समिति के बारे में। अनुशीलन समिति, सबसे पहले अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं सतीश चंद्र बसु साहब। कौन है सतीश चंद्र बसु साहब? ये रहे सतीश चंद्र बसु साहब, जो अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं। यहां पे एक एक्सरसाइज था, मतलब एक
जिम टाइप अखाड़ा होता है ना, व्यायाम, बच्चे वहां पे व्यायाम करेंगे। अनुशीलन समिति में क्या था, केवल शारीरिक व्यायामशाला थी अनुशीलन समिति शुरू के दौर में। सतीश चंद्र बसु इसकी स्थापना करते हैं 24 मार्च 1902 को। अब ये अनुशीलन नाम किसने, देखो मैंने ये फोटो लगाई है ना, ये कौन है पता है, एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। एम एन रॉय मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय, हिंदुस्तान में पहले कम्युनिस्ट। अब देखो ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, इन्होंने ही उस व्यायामशाला का नाम, मतलब अनुशीलन समिति का नाम किसने सुझाया था, नरेंद्र भट्टाचार्य। एम एन रॉय का पहले नाम नरेंद्र भट्टाचार्य था, फिर उन्होंने अपना नाम कर लिया मानवेंद्र नाथ रॉय। तो आपसे कोई पूछे तो याद रखना है चीज एम एन रॉय के बारे में, ठीक। एम एन रॉय के बारे में पढ़ेंगे बाद में, ये कम्युनिस्ट से वापस गांधी की तारीफ करते हैं, कांग्रेस में भी आते हैं, ठीक है। सारी चीजें इन पे अलग करेंगे जब आएगा। आपसे कोई पूछे अनुशीलन समिति की स्थापना कौन करते हैं, सतीश चंद्र बसु। बिल्कुल भी मत घबराना, एग्जाम पूछे सतीश चंद्र बसु, नाम कौन देते हैं, नरेंद्र भट्टाचार्य। लेकिन अनुशीलन समिति का पुनर्गठन, कि मतलब इसमें व्यायाम तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ राजनीतिक और क्रांतिकारी प्रशिक्षण भी बच्चों को देना और प्रचार करना। जो स्टूडेंट है समिति में, उनको हथियार चलाने, हथियारों को कैसे, बम कैसे बनाने, ये कार्रवाइयां बच्चों को सिखाने के लिए अनुशीलन समिति का क्या होता है, पुनर्गठन होता है। और पुनर्गठन कौन करते हैं, परमनाथ मित्तर, ये हैं परमनाथ मित्तर। इसके साथ दो भाई और जुड़ते हैं, वो है अरविंद घोष साहब और बारिंद घोष साहब। देखो ये है अरविंद घोष साहब, ठीक, और ये है बारिंद घोष साहब। और समिति में क्या सिखाया जा रहा है बच्चों को, राजनीतिक प्रचार, मतलब राजनीतिक प्रचार, बम बनाना वगैरह, देश में क्रांतिकारी प्रशिक्षण भी मिलने लगा अनुशीलन समिति में। कौन पुनर्गठन करता है अनुशीलन समिति का, परमनाथ मित्तर। अब अनुशीलन समिति कलकत्ता में है। अब ढाका में भी एक इसकी शाखा खोली जाती है, कहां पे, ढाका में भी। कौन खोलते हैं, परमनाथ मित्तर। देखो अलीपुर कांड के समय कलकत्ता की अनुशीलन समिति 1908 के बाद में खत्म हो जाती है लगभग, लेकिन ढाका की जिंदा रहती है। तो ढाका में अनुशीलन समिति कौन खोलते हैं, परमनाथ मित्तर। उसका नेता किसको बनाते हैं, पुलिन बिहारी दास को वहां का नेता बनाते हैं। तो मतलब ये कलकत्ता की अनुशीलन समिति की क्या थी, बहन थी, मतलब उसी की ही शाखा थी, ये याद रखना, ठीक। परमनाथ मित्तर। अब आगे आते हैं सिस्टर निवेदिता। देखो अब सिस्टर निवेदिता भी अनुशीलन समिति से जुड़ी हुई थी। सिस्टर निवेदिता क्या करती थी, यूरोप के जो भी क्रांतिकारी, मेजिनी है, इटली के जो भी क्रांतिकारी, उनका साहित्य अनुशीलन समिति के विद्यार्थियों को, क्रांतिकारियों तक पहुंचाती थी। सबसे पहले सिस्टर निवेदिता कौन है, उनका नाम क्या है, देखो स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल को नाम दिया था सिस्टर निवेदिता। क्या नाम दिया था, सिस्टर निवेदिता, जिसका मतलब समर्पित, डिवोटेड होता है ना, समर्पित है। यार इनका सही नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। ये पहली बार 1895 में 1895 में स्वामी विवेकानंद से लंदन में मिलती है। ये एक शिक्षिका थी, मतलब टीचर थी। स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर एलिजाबेथ नोबल हिंदुस्तान आती है स्वामी जी के आग्रह करने पर 28 जनवरी 1898 में हिंदुस्तान आके फिर अनुशीलन समिति के साथ जुड़ जाती है। और अनुशीलन समिति को इटली के क्रांतिकारियों का क्या देती है, क्रांतिकारियों की जो किताबें थी वो देती। इटली पहले एक नहीं था, 1830-1840 के पास में पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। इटली टूटा हुआ था, विदेशियों के अधीन था इटली। फिर इटली के नौजवान एक हुए, क्रांतिकारियों का साहित्य, मेजिनी का साहित्य सिस्टर भगवती निवेदिता हमारे क्रांतिकारियों को उपलब्ध कराती थी कि आप इनसे सीखो। जैसे इटली की संस्था थी कार्बोनेरी, इस संस्था से क्या सीखा कि कैसे गुप्त संगठन बनाने, कैसे राजनीतिक काम करने की लोगों के नजर में ना हो, कैसे संगठन को खड़ा करना है। तो भगवती, आपसे कोई पूछे भगवती निवेदिता या सिस्टर निवेदिता, तो आप बता दोगे सिस्टर निवेदिता। तो सिस्टर निवेदिता ने समिति में यूरोपीय क्रांतिकारियों का साहित्य उपलब्ध करवाया। बंगाल के क्रांतिकारियों को यूरोपीय गुप्त संगठनों, हथियार, रणनीति और प्रशिक्षण पद्धतियों को समझ मिली, किससे, यूरोपियन साहित्य से। और ये किसकी वजह से हुआ, सिस्टर निवेदिता की वजह से यह हुआ था। अब सिस्टर निवेदिता थी कहां की वजह से, आयरलैंड की थी, ठीक है। अब आगे आते हैं भवानी मंदिर। अब देखो अनुशीलन समिति में ही
हमारे क्रांतिकारी बारिंद घोष साहब, दो भाई है, अरविंद घोष और बारिंद घोष। बारिंद घोष साहब ने किताब लिखी भवानी मंदिर 1905 में। अब ये किताब प्रभावित थी कौन सी किताब से प्रेरणा लेकर लिखी थी? किताब थी आनंद मठ। देखो आप, अगर एक मूवी भी है आनंद मठ, सन्यासी हम आंदोलन पढ़ते हैं, आनंद मठ बंकिम चंद्र साहब ने लिखी थी। इसी किताब में हमारा वंदे मातरम है। और आनंद मठ में बताया गया कि सन्यासी एक गुट बनाते हैं, संघ बनाते हैं और कैसे विदेशियों के खिलाफ अपना मोर्चा खोल देते हैं। अंत में वो असफल होते हैं, लेकिन देशभक्ति की भावना आनंद मठ में आप पढ़ोगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, बंकिम चंद्र साहब ने एक किताब और लिखी थी, देवी चौधराइयाँ। उसमें बताया गया कि एक लड़की है, पारो नाम है, अपना पति को उसका पति उसे छोड़ देता है, फिर वो डाकुओं के साथ रहती है, रॉबिन हुड हो जाती है, मीरू से पैसे लूटती है, गरीबों में बांटती है, देश के लिए भी लड़ती है देवी चौधराइन, फिर अपने पति से उसका मिलन होता है और अपने पति के साथ जीवन जीती है। तो किताबें पढ़ना किन की है? बंकिम चंद्र की बुक है आनंद मठ और देवी चौधराइन। तो आनंद मठ से प्रभावित होके बारिंद घोष ने, जो अरविंद घोष के भाई है, बारिंद घोष ने किताब लिखी भवानी मंदिर। क्या लिखी? भवानी मंदिर। और ये किताब क्या थी? क्रांतिकारी पुस्तक है। इसमें देवी शक्ति के रूप में देवी काली की पूजा की जा रही है, जिसमें युवाओं में क्या हो? जज्बा, तपस्या और त्याग की भावना। युवाओं को इस किताब से आग्रह किया गया कि भारत माता को बचाने के लिए क्रांतिकारी युवकों को तपस्या की तरह कठोर जीवन जीना होगा, अपनाना चाहिए। स्वाधीनता प्राप्त ना हो तब तक त्याग व बलिदान का जीवन अपनाओ। ये किसने बोला? भवानी मंदिर बुक में बारिंद घोष साहब ने बताया। ठीक। अब आपसे कोई पूछे कि किताब क्या थी? यह पुस्तक क्रांतिकारी की युवाओं को लेकर आध्यात्मिक और राजनीतिक मार्गदर्शिका बनी। जैसे हमारा संविधान है, वैसे अनुशीलन समिति में क्रांतिकारियों के लिए, ये समझ लो जैसे हम गीता को मानते हैं बहुत ज्यादा, तो वो भी गीता ही समझ लो। भवानी मंदिर बुक कब लिखी? 1905 में लिखी। उसी समय बारिंद घोष साहब ने एक और किताब लिखी, वर्तमान रणनीति। क्या लिखी? वर्तमान रणनीति। इसमें इन्होंने बताया कि अनुशीलन समिति के जो युवा है उनमें सैन्य भावना कैसे बढ़े। इसके लिए उन्होंने बताया कि सबसे पहले सैन्य प्रशिक्षण होना चाहिए। कैसे होगा? हथियार और युद्ध नीति अपनाने से क्या मिलेगा हमको? आजादी कैसे मिलेगी? सीधा सा बताया, हथियार और युद्धबंदी, युद्ध नीति अपनानी होगी। भारत की स्वतंत्रता सिर्फ नैतिक आग्रह नहीं होगा। इसके साथ इन्होंने कहा कि हमको एक संगठन बनाना है। तो संगठन में सबसे मेन चीज क्या होगी? गुप्त संगठन में, कि पुस्तक में बताया कि छोटे छोटे सेल बनाओ, कि लोग एक छोटे छोटे ग्रुप में रहो, लोगों को पता मत चलने दो हमारा संगठन गुप्त, हमारा संगठन भी है। जो संगठन से जुड़े नहीं, उन लोगों तक खबर ना पहुंचे। हर सेल स्वतंत्र रहे और एक दूसरे की पहचान गुप्त रखो। और जो केंद्रीय नेता है, बड़े स्तर के नेता, उनसे डायरेक्ट कभी मत मिलो। किसमें बताया गया? वर्तमान रणनीति बुक में यह बताया गया। यूरोपीय क्रांतिकारी समूह की जो रणनीतियां थी, उन्हीं के उदाहरण इसके अंदर लिए गए हैं वर्तमान रणनीति में। अब इसी समय क्या होता है कि बुक्स वगैरह लिखी जा रही है। 1905 में बंगाल में गुस्सा बढ़ा है। किस चीज के ऊपर? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन से अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन कर दिया, पूरा बंगाल भड़का हुआ है। और क्रांतिकारी अनुशीलन समिति वगैरह के सारे एक ही चीज कह रहे हैं। उनका एक ही सपना, अंग्रेजों को भारत से निकालो। और प्रमुख रूप से अरविंदो घोष और बारिंद घोष दोनों भाई इस चीज के लिए न्यूज़पेपरों में लिख भी रहे हैं। यह है अरविंदो घोष, यह है बारिंद घोष। अब उसी समय अनुशीलन समिति में अरविंदो घोष के कहने पे या उनके आग्रह पे बारिंद घोष ने एक न्यूज़पेपर निकाला। उसका नाम था युगांतर। और ये न्यूज़पेपर बारिंद घोष ये रहे, और स्वामी विवेकानंद के भाई, छोटे भाई हैं भूपेंद्र नाथ दत्त, ये दोनों मिलकर एक न्यूज़पेपर निकालते हैं, युगांतर। और इसमें क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में लिखते हैं और लोगों को क्या करते हैं? राष्ट्रवाद और क्रांति की आग फैलाने में, उनके मन में आग जागृत करने का काम करते हैं। कौन सी किताब है? आपसे कोई किताब नहीं, कौन सा न्यूज़पेपर है? युगांतर न्यूज़पेपर। कब आता है? 1906 में। कौन कौन है? बारिंद घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। इसी न्यूज़पेपर में संपादक के रूप में, देखो, मुजफ्फरनगर में जो बम फोड़ा था प्रफुल्ल चाकी साहब ने, ठीक, खुदीराम बोस साहब ने, इसलिए फोड़ा था क्योंकि इसी न्यूज़पेपर के संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त साहब को इस न्यूज़पेपर पे राष्ट्रीय भावनाएं जागृत करने के आरोप में 1 साल की सजा होती है।
ठीक, अब चले आगे। तो आपसे कोई पूछे युगांतर न्यूज़पेपर किसका है, आगे एक और किताब लिखी उन्होंने, वो थे मुक्ति कौन पथे। तो अब ये क्या था, युगांतर न्यूज़पेपर में जितने भी देश से संबंधित जो आर्टिकल थे, युगांतर में उग्र और प्रेरक लेखों को चुनकर मुक्ति कौन पथे नामक पुस्तक प्रकाशित किया गया। और इसमें सीधा था कि स्वाधीनता का मार्ग के लिए संघर्ष कैसे करना होगा, वो इस बुक में है। मुक्ति कौन पथे संगठन, अनुशासन और बलिदान से गुजरता है। इन सब चीजों को इसके अंदर जितने भी आर्टिकल युगांतर न्यूज़पेपर में आए थे सबको एक जगह करके लिखा गया। तो आपसे कोई पूछे, उसी समय एक न्यूज़पेपर चल रहा था वंदे मातरम, कौन सा, वंदे मातरम, बारिंद घोष के भाई अरविंद घोष उसको संचालित कर रहे थे। अब आगे आते हैं कि युगांतर न्यूज़पेपर जब चल रहा था तो युगांतर न्यूज़पेपर से बहुत सारे लड़कों पे क्या हुआ, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। युगांतर न्यूज़पेपर बहुत फेमस भी हुआ। तो युगांतर न्यूज़पेपर के साथ साथ बारिंद घोष साहब ने युगांतर न्यूज़पेपर से अपने आप को थोड़ा अलग किया और युगांतर नाम का एक संगठन बनाया। और उस संगठन के लिए उन्होंने माणिक तल्ला, कलकत्ता में एक जगह है माणिक तल्ला, एक आश्रम है, आश्रम के पास जगह, वहां पे क्या किया, अपना संगठन युगांतर शुरू किया। तो आपसे कोई पूछे, देखो मैंने माणिक तल्ला में गुप्त आश्रम, कहां पे, माणिक तल्ला में ये गुप्त आश्रम बनाया उन्होंने। और इसमें क्या था, बारिंद घोष ने कोलकाता के पास में 36 मुरारी पुकुर लेन में एक गुप्त आश्रम बनाया। यहीं पे युवा क्रांतिकारी रहते थे और वो बम बनाने का अभ्यास करते थे, हथियार बनाना, लड़ाई का अभ्यास करते थे। वहां पे 2 व्यक्ति है, ये है हेमचंद्र साहब, कौन, हेमचंद्र कानूनगो और उल्लासकर दत्त साहब। इन्होंने यहीं पर ही बम बनाना सीखा। बारिंद घोष ने साफ कर दिया था कि हमको क्या करना, अब सशस्त्र विद्रोह करना है। इसके लिए उन्होंने माणिक तल्ला पे ट्रेनिंग दे रहे थे, बम बनाना सीख रहे थे। कौन कौन थे, उल्लासकर दत्त साहब और हेमचंद्र साहब। हेमचंद्र कानूनगो को पेरिस भी भेजा जाता है, किस लिए, रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाना सीखने के लिए। ये वहां से कौन सा बम बनाना सीख के आते हैं, फ्रिक्रिक एसिड बम बनाना सीख के आते हैं। अब इसी बम की ट्रायल होती है, इसी बम की ट्रायल देवघर में होती है। कहां पे होती है, देवघर जगह है, वहां पे इसकी ट्रायल होती है। ट्रायल के समय हमारे क्रांतिकारी शहीद हो जाते हैं, प्रफुल्ल कुमार चक्रवर्ती। अब आपसे पूछे प्रफुल्ल कुमार चक्रवर्ती क्यों शहीद हुए थे, पिक्रिक एसिड बम का परीक्षण के समय ये शहीद हो जाते हैं। अब जैसे बम बन गया, इन्होंने सबसे पहले एंड्रयू फेजर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसको मारने का प्रयास किया जाता है। ट्रेन के नीचे बम रखा जाता है ट्रेन को डिरेल करने के लिए, लेकिन ट्रेन डिरेल होती है लेकिन गवर्नर नहीं मरता है। तो यह असफल प्रयास पहला था। क्या, एंड्रयू फेजर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है एंड्रयू फेजर, उसको कहां का, बंगाल का, उसको मारने का प्रयास था लेकिन सफल नहीं हो पाते। फिर उन्होंने टारगेट किया जज डगलस किंग्सफोर्ड। ये डगलस किंग्सफोर्ड कौन था, डगलस किंग्सफोर्ड ने क्या कहा, युगांतर न्यूज़पेपर, जिसको कहीं युगांतर भी पढ़ा जाता है, युगांतर न्यूज़पेपर के संपादक कौन है, विवेकानंद जी के भाई हैं, छोटे भाई कौन है, भूपेंद्र नाथ दत्त। तो भूपेंद्र नाथ दत्त को युगांतर न्यूज़पेपर में के आधार पे क्या क्या, राष्ट्रवादी होने के नेतृत्व में क्या बोला, उनको जेल भेज दिया गया, 1 साल की सजा दी। किसने जी, जज डगलस किंग्सफोर्ड ने। जब जैसी जज डगलस किंग्सफोर्ड का विरोध हुआ, एक लड़का था सुशील सेन को कोड़े भी मारे गए। अब क्रांतिकारियों ने एक चीज ठान ली कि हम इस चीज का बदला लेंगे और जज डगलस किंग्सफोर्ड को क्या होगा, मरना होगा। उसी समय जज डगलस किंग्सफोर्ड का मुजफ्फरनगर क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। मुजफ्फरपुर नगर नहीं, नगर उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरपुर बिहार में है, मोतिहारी के आसपास। तो मुजफ्फरपुर ट्रांसफर हो जाता है। तो क्रांतिकारी एक किताब के अंदर बम डाल के रखते हैं और इसे जज के घर पे भेजते हैं, लेकिन ये जज उस बम किताब को खोलता ही नहीं है। उसको लगता है किसी दोस्त ने वापस रिटर्न करी है, मेरी किताब है, वो बच जाता है वहां पर। ठीक, आगे अब उसके बाद में यह तय किया गया कि मुजफ्फरपुर जाके ही उसके ऊपर बम फेंका जाएगा। तो इसके लिए 2 क्रांतिकारी भाई हमारे शहीद प्रफुल्ल चाकी साहब और खुदीराम बोस, इनकी उम्र 18 साल 19 साल की उम्र के हमारे नौजवान भाइयों को चूज किया गया। इन्होंने कहा कि हम वो काम करेंगे। तो खुदीराम बोस साहब और प्रफुल्ल चाकी साहब का मिशन था मुजफ्फरपुर। 30 अप्रैल 1908 को ये मुजफ्फरपुर में क्या 4-5 दिन से रेकी भी कर रहे थे। तो ये देख रहे थे एक क्लब है, यूरोपियन क्लब टाइप का क्लब था, जहां पे ये ब्रिटिशर्स अधिकारी आ रहे हैं। तो वहां पे किंग्सफोर्ड
है। किंग्सफोर्ड अपनी गाड़ी से आता था, बग्गी से, 2 बग्गियों से आता था। रात का टाइम था, 8:30 के आसपास। प्रफुल्ल चाकी वहां पे निगरानी कर रहे थे। खुदीराम बोस ने क्या किया, वहां पे जाके बम फेंका और उनको लगा कि ये बग्गी किसकी है, किंग्सफोर्ड के। लेकिन भारतीयों से सिंपैथी रखने वाले एक ब्रिटिश अधिकारी कैंडी की पत्नी और बेटी उस बग्गी में थी, गलती से वो मर जाती है। वध करना था किंग्सफोर्ड का, गलती से पाप हो जाता है। ठीक, जानबूझ के नहीं किया गया। उसी समय 30 अप्रैल को प्रफुल्ल चाकी साहब और खुदीराम बोस अलग अलग रास्ते बकते हैं, पैदल बकते हैं 25-30 किलोमीटर। खुदीराम बोस साहब, जिनको मुजफ्फरपुर के वियानी रेलवे स्टेशन है, आज उसका नाम खुदीराम बोस रेलवे स्टेशन कर दिया गया, वहां पे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है सुबह मॉर्निंग में 1 मई को। और 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी जाती है खुदीराम बोस साहब को। 1 मई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी समय प्रफुल्ल चाकी साहब भी निकल जाते हैं वहां से। उनको मोकामा के पास, प्रफुल्ल चाकी किधर जाते हैं, मोकामा में। कहां पे, 2 मई भागते समय पुलिस ने पीछा किया और मोकामा के पास में उनको पकड़ा जाता है। जैसे ही पकड़ने का प्रयास किया जाता है, प्रफुल्ल चाकी साहब फायर कर देते हैं। और पकड़ने वाला कौन है, भारतीय ही नंदलाल बनर्जी इंस्पेक्टर था। प्रफुल्ल चाकी साहब ने फायर किया और खुद पर, फिर लास्ट उनको लगा कि भाई मैं खुद गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो उन्होंने खुद पे फायर करके शहीद हो गए देश के लिए। तो नंदलाल बनर्जी उन्हीं अंग्रेज अधिकारियों में हैं जिन्होंने अंत में प्रफुल्ल चाकी साहब की लाश की गर्दन काटी, हमारे शहीद की गर्दन काट के खुदीराम बोस के सामने रखते हैं कि तुम्हारा साथी पकड़ा गया, तुम्हारा भी यही हाल होगा। क्या ये निंदनीय काम सही था, गर्दन काटना? ये नंदलाल बनर्जी और उनके साथ सहयोगियों ने, अंग्रेजों ने ये किया था। इस चीज का बदला लेने के लिए प्रफुल्ल चाकी साहब का जो अपमान हुआ था, उसका बदला लिया हमारे भाई सरीसपाल और रानेन गांगुली ने। मुजफ्फर घटना के बाद में जो 30 अप्रैल 1908 को हुई थी, 2 मई को प्रफुल्ल चाकी साहब के साथ जो अमान्य व्यवहार हुआ, ठीक, हमारे शहीद, उसका बदला नंदलाल बनर्जी जो इंस्पेक्टर था उसको मार के लिया था। एग्जाम पूछे, नंदलाल बनर्जी जैसे गद्दार को किसने वध किया, हत्या नहीं, वध किसने किया? तो आप बोलोगे हमारे शहीद सरीसपाल और रानेन गांगुली ने नंदलाल बनर्जी का वध किया। अब इसके बाद में आते हैं, अब देखो भाई 30 अप्रैल को मुजफ्फरपुर में बम ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने पर छापेमारी शुरू हुई। छापेमारी हुई तो 2 मई को छापेमारी होती है मुरारीपुर जो आश्रम है मानिक तल्ला वाला, वहां पे कौन रह रहे हैं, बारिंद घोष साहब। देखो मुरारीपुकुर आश्रम, मतलब मानिक तल्ला जो आश्रम है, वहां पे छापेमारी होती है। उस छापेमारी में हथियार मिलते हैं और अरविंद घोष 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है। सिस्टर निवेदा पे भी शक किया जाता है कि इन्होंने भी क्रांतिकारियों में ये बम फोड़ने में योगदान दिया होगा। तो इसमें बम, पिस्तल, पाउडर, गुप्त कागज वगैरह सब मिले थे। बारिन घोष 14-15 क्रांतिकारी पकड़े गए, कहीं 14-15 लिखा है, लेकिन वैसे 34-35 को गिरफ्तार किया गया था। फिर ये कोर्ट में केस चलता है। अब वहां का जो कोर्ट था, सेशन कोर्ट, उसका नाम था अलीपुर, तो इसीलिए इसको बोला गया अलीपुर बम कांड। ठीक है, बम फूटता है मुजफ्फरपुर में, मानिक तल्ला कलकत्ता में है, वहां पे छापा पड़ता है, वहां पे हथियार मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, अलीपुर में ये केस चलता है, अलीपुर में। ठीक है, अलीपुर में क्या होती है, सुनवाई होती है। अब जैसे ही अलीपुर में सुनवाई होती है तो सरकारी वकील था आशुतोष विश्वास, उसका वध कर देते हैं चारुदत्त बोस साहब। कौन, चारुदत्त बोस। कहां पे करते हैं, अलीपुर कोर्ट में ही। ठीक, अनुशीलन समिति के इसके जवाब में अलीपुर केस में सार्वजनिक अभिव्यक्ता का क्या किया, अभियोजक का वध किया। अब इसके साथ साथ में अरविंद घोष को नरेंद्र नाथ गोस्वामी, जो पहले अनुशीलन समिति का ही सदस्य था, वो सरकारी गवाह बन जाता है और वो नाम लेता है अरविंद घोष का कि वो भी शामिल है। तो अरविंद घोष की तरफ से वकील थे चित्तरंजन दास साहब, CR दास साहब। चित्तरंजन दास साहब कौन है, आपसे कोई पूछे तो मोतीलाल नेहरू के साथ में 1923 में, कब, 19 में, यहां पे लिख देता हूं, 1923 में स्वराज पार्टी बनती है। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और ये चित्तरंजन दास साहब बनाते हैं।
दास साहब, CR दास साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मेंटर भी थे। ठीक है। CR दास साहब पहले अनुशीलन समिति से संबंधित थे। 1908 में अरविंद घोष का केस भी लड़ते हैं, कहते हैं कि मेरे क्लाइंट को हैं आप, ये दोषी नहीं है, निर्दोष है, इनको आप फंसा रहे हो। अब लेकिन वहां पे सरकारी गवाह दे रहा था नरेंद्र गोस्वामी, तो नरेंद्र गोस्वामी की उसका भी वध कर देते हैं। कौन? हमारे भाई कन्हैया लाल हैं, हमारे भाई कन्हैया लाल जी और सत्येंद्र नाथ बोस। ये है सत्येंद्र नाथ बोस, ये है अरविंद घोष, अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष के खिलाफ गवाही कौन दे रहा था? नरेंद्र गोस्वामी सरकारी गवाह बन गया था। इसकी भी फिर हत्या कर दी जाती है, इसका भी वध कर दिया जाता है जेल के हॉस्पिटल में। तो इसी की वजह से कन्हैया लाल जी को और सत्येंद्र नाथ बोस साहब को 1908 में ही फांसी की सजा हो जाती है। आपसे कोई पूछे तो बता देना। अब इस केस में जब जैसी नरेंद्र गोस्वामी की मृत्यु होती है, अरविंद घोष के सामने उनके लिए कोई सबूत नहीं थे, कोर्ट ने उनको 1 साल की, जो ट्रायल हो रहा था उसके समय 1 साल जेल रखा, फिर उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में अरविंदो ने राजनीति से संन्यास लिया और खुद पांडिचेरी चले गए और फिर योग, मेडिटेशन और ध्यान में अपना जीवन बिताया, साधु बन के। यह है अरविंदो घोष साहब। ठीक। अब आगे, अब जब केस चला तो केस के अंदर किस किस को सजा हुई अलीपुर कांड केस में? ठीक। तो आप ये 4 नाम याद कर लेना, इनको आजीवन काला पानी की सजा थी। कौन कौन? वारिंद कुमार घोष साहब। वारिंद कुमार घोष साहब वही है जो इस पूरी कहानी के रचयिता है, जिन्होंने भवानी मंदिर किताब लिखी थी, है ना। वारिंद कुमार घोष साहब को क्या होती है? काला पानी, ताउमर। उल्लासकर दत्त साहब कौन? जिन्होंने बम बनाया। हेमचंद्र कानूनगो साहब या हेमचंद्र दास साहब, जिन्होंने बम बनाया। उपेंद्र नाथ बनर्जी, जो इनके बम वगैरह के लिए सामान वगैरह लाते थे। इन सबको काला पानी, ये एग्जाम पूछ सकता है। ताउमर 10 साल की सजा और काला पानी। विभूति भूषण सरकार और फौजीलाल इंद्रभूषण राय को क्या मिली थी? 10 साल की काला पानी की सजा मिली थी। बाकियों को 7 साल की सजा मिली, 7-7 साल की। अब क्वेश्चन आता है, मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद में, मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद में क्या स्थिति बनी? किसकी? देश में क्या स्थिति बनी? देश में भारतीय इंडियन प्रेस एक्ट आया था 1910। इसके अंदर ये कहा गया कि अब कोई भी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचार समाचार पत्रों में नहीं छपा जाएगा। देखो, कानून में प्रांतीय सरकारी अधिकार दिए, किसी भी राज विरोधी समझे जाने वाली पत्रिका में भारी सुरक्षा जमा की मांग कर सके। उद्देश्य था राष्ट्रवादी संदेश फैलाने वाली भारतीय प्रेस को डराना और दबाना। अब यह तो 1910 की बात है। 1908 में ही बाल गंगाधर तिलक साहब को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कि आपका संबंध आपकी वजह से अलीपुर कांड हुआ। मुझे मुजफ्फरपुर में प्रफुल्ल चाकी साहब ने और उन पे बम फेंका गया है। मतलब खुदीराम बोस साहब ने और प्रफुल्ल चाकी साहब ने आपकी वजह से बम फेंका है। हुआ क्या कि मुजफ्फर कांड के बाद में, अलीपुर कांड के बाद में बाल गंगाधर तिलक साहब ने अपने न्यूज़पेपर केसरी में तारीफ की, कहा कि अब हमें स्वराज चाहिए। देखो, बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी और किस लिए किया गया गिरफ्तार? बाल गंगाधर तिलक साहब को देशद्रोह का आरोप तिलक के ऊपर लगा। क्या? गिरफ्तारी किसके? देशद्रोह का आरोप। लेकिन तिलक साहब का संबंध अरविंद घोष से था, निकट से था, लेकिन उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप कुछ भी करोगे, मुजफ्फर कांड में वो सार्वजनिक दूरी बना के रखे थे, फिर भी उन पे आरोप लगा। किस लिए लगा? कि उन्होंने कांड के बाद में क्या किया? बम कांड के बाद तिलक ने अपनी मराठी पत्रिका केसरी में उन क्रांतिकारियों की वकालत की और तुरंत स्वराज की मांग करते हुए कुछ लेख लिखे। जैसे उन्होंने लेख लेके ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राज विरोधी और उकसाने वाला बताया, इन पे सेडिशन लगा दिया तिलक साहब पे। अब तिलक साहब पे केस चलता है। 3 जुलाई 1908 को तिलक साहब को गिरफ्तार किया जाता है। जो जूरी थी, 7 लोग पक्ष में थे तिलक साहब को किस चीज के? सजा देने के। और अब बहुत सारे कहे मैंने जिन्ना की फोटो क्यों लगा रखी है? उस समय तिलक साहब का केस लड़ने वाले वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, 1908 वाला। इस केस में तिलक साहब को क्या होती है? 6 साल की सजा होती है। कितने साल की सजा होती है? 6 साल की। उन्हें मांडले रखा जाता है। अब ये सजा देने वाला कौन जज था?
हैं दीन शाह दावार। अब ये दीन शाह दावार के बारे में मैंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में ऐसे ही मैंने गूगल करके सर्च किया, एक फोटो, ये है दीन शाह दवार। दीन शाह दवार की फोटो थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिनको 2012 में हटा के म्यूजियम में रख दी। अच्छा लगा पढ़ के, लेकिन यहीं पे इंडियन एक्सप्रेस में थोड़ा नीचे देखा, इन्होंने क्या लिखा है, द आर्टिकल हेड रेफर टू किलिंग ऑफ 2 यूरोपियन वुमेन एट द मुजफ्फरपुर बाई टेररिस्ट। मतलब इंडियन एक्सप्रेस ने खुदीराम बोस साहब और प्रफुल्ल चाकी साहब को टेररिस्ट बोला है। शर्म नहीं है इनको? क्या पता बुद्धिजीवी हो सकते हैं ये मैं कम पढ़ा लिखा हूं, ये ज्यादा हो सकते हैं ना। तो ये हुआ, तो उनको सजा मिली। तो तिलक साहब खाएंगे मांडले खाएं। अरे म्यांमार देखो, ये यहां से अगर यूपी से देखोगे ना आप, ये देखो ये कहां गया मांडले, यहां है म्यांमार बर्मा, यहां मांडले है, यहां पे बर्मा में। ठीक, तो इनको कहां पे रखा, बर्मा के मांडले जेल में रखा था 6 साल तिलक साहब को। ठीक, और जुर्माने के रूप में 1000 रुपए का दंड लगाया। किस लिए? कि उन्होंने न्यूज़पेपर में वकालत कर दी थी उस चीज की, कहा कि भाई सही किया, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब तिलक साहब उससे पहले भी जेल गए हुए थे, 1908 से पहले। कब गए थे? 1897 में। क्यों गए थे? कि पुणे में क्या फैल रखा था, प्लेग फैल रखा था। क्या फैल रखा था? प्लेग फैल रखा था पुणे के आसपास के एरिया में। अब उन पे केस लगा था 1897 में सेडिशन का। कितने महीने की सजा हुई थी? 18 महीने की। तिलक साहब ने क्या किया? तिलक साहब ने मराठी पत्रिका, मराठी लैंग्वेज में पत्रिका थी केसरी में, इन अत्याचारों के खिलाफ 2 लेख लिखे। क्या लेख लिखे? शिवाजी अटर्नेस, द कंट्री मैनिफेस्टो। ये 2 अलग अलग लेख है। इन्होंने लेख में कहा कि अगर आज शिवाजी जिंदा होते तो ये नहीं सहन करते। क्या नहीं सहन करते? कि जो प्लेग कमीशन था, जो उसका अधिकारी था प्लेग कमीशन का, WC रैंड, ये क्या कर रहे थे? अधिकारी वगैरह जो ब्रिटिश सिपाही थे, घरों में घुस रहे थे, औरतों को बाहर निकाल, उनकी लाज लज्जा कुछ नहीं मिला, औरतों को जबरदस्ती घसीट रहे हैं। ठीक है, हैं? और अत्याचार कर रहे थे। इन अत्याचारों के खिलाफ लेख लिखे कि आज अगर शिवाजी जिंदा होते तो ये अत्याचार तो सहन नहीं करते। इतने से लेख के ऊपर 18 महीने की सजा तिलक साहब को मिलती है। ठीक, अब इस लेख पे मिलती है, इसका मतलब नहीं समझे आप, कि जैसे इन्होंने ये लेख लिखा, लेख लिखने के बाद में 3 भाई है चांपेकर ब्रदर, उनमें 2 चांपेकर भाई, दामोदर चांपेकर और बालकृष्ण चांपेकर। वासुदेव चांपेकर साहब की बात करेंगे जब ये इन पे आएंगे टॉपिक पे। इन भाइयों ने प्लेग कमिश्नर रेड को 27 जून 1897 में मार दिया, और इसके साथ साथ उसके कैप्टन आयरेस्ट का भी वध कर दिया। तो इस केस में कहा कि आपने सेडिशन किया है, विद्रोह किया, आपने लोगों को भड़काया है। क्या तिलक साहब ने गलत लिखा? गलत तो नहीं लिखा था, फिर भी उनको सजा होती है। अब आपसे कोई पूछे अनुशीलन समिति क्या है, देखो भाई मेरे पास वैसे शब्द नहीं है, बड़े बड़े भारे भारे फैक्ट है, बता दिया, एग्जाम में देख लेना कर सको तो। ठीक, सारा बहन राम राम, जय हिंद, जय भारत।